क्या हो रहा है, उसमें क्या वर्क कर रहा है। सो आरएनएन प्रॉपर्ली वर्क तो कर रहा था, बट स्टिल देयर आर सम लिमिटेशंस। क्या हो रहा है, लॉन्ग सीक्वेंसेस प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। जैसे ही सीक्वेंस की लेंथ लार्जर हो जाती है, वो स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन फॉरगेट कर रहा था। तो उसके लिए अगेन न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज एलएसटीएम। एलएसटीएम जो लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन है उसे तो रिटेन कर पा रहा है, बट देयर वर फ्यू लिमिटेशंस देयर आल्सो। मतलब उसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये सारी चीजें थी। देन हम क्या करते हैं आफ्टर दैट, जीआरयू जिसे ग्रुप भी कहा जाता है, एंड बाई डायरेक्शनल। सो आरएनएन भी बाई डायरेक्शनल हो सकता है, एलएसटीएम भी हो सकता है, एंड जीआरयू ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। बट बिफोर दैट जो हमारा प्रोजेक्ट हुआ था लास्ट टाइम, राइट, उसमें हमने किया तो ऐसे बोल सकते हैं आईएनडीबी का डेटा सेट था, एंड आईएनडीबी के डेटा सेट में क्या हो रहा है, जो आपका सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, राइट। तो उस सेंटिमेंट एनालिसिस के प्रॉब्लम के ऊपर हम इन सारे प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो होल स्टेप है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो होल पाइपलाइन है प्रोजेक्ट की, वो हमने देखी। क्या होता है पाइपलाइन में, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद डेटा गैदरिंग, देन ईडीए, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में क्लीनिंग, नॉर्मलाइजेशन, टोकनाइजेशन। एंड टोकनाइजेशन सिर्फ टोकनाइजेशन नहीं करेंगे हम अभी अभी हम क्या करते हैं टोकनाइजेशन में इनपुट आईडीज क्रिएट कर रहे थे, राइट। एंड इनपुट आईडी क्रिएट करने के लिए हमने यूज किया था केडास टोकनाइजर। सो केडास टोकनाइजर में क्या हो रहा है, एक जो टोकनाइजर था उसमें एक फंक्शन था टोकनाइजर डॉट, जिससे इनपुट आईडीज क्रिएट हो रहे थे। क्या था, फीड ऑन टेक्स्ट, या फीड करने के बाद वो टोकनाइजेशन ट्रेन होता है। देन टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस ऐसा कुछ है क्या, टेक्स्ट टू सीक्वेंस, यस। सो जो टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस है, जैसे हम टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस करते हैं, वो क्या हो जाता है उसमें इनपुट आईडी में कन्वर्ट हुआ। तो टोकनाइजेशन के बाद इनपुट आईडी में हमने कन्वर्ट किया। देन टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन किया था। टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल है, राइट। हमने फ्रीक्वेंसी बेस्ड देखे थे, हमने उसके साथ साथ जो आपकी प्रिडिक्शन बेस्ड है वो भी देखी थी। बट हमने इस टाइप एक न्यू टाइप ऑफ मेथड देखी थी, दैट वाज एम्बेडिंग लेयर। क्या होता है एम्बेडिंग लेयर, जैसे आपका मॉडल ट्रेन हो रहा है उसी के साथ साथ एम्बेडिंग भी क्रिएट होती है। ठीक है, तो हमने एम्बेडिंग लेयर देखा। देन मॉडल बिल्डिंग एंड मॉडल इवैल्यूएशन का स्टेप्स, ठीक है, हमने नहीं देखा था, बट हम क्या करेंगे जो प्रोजेक्ट है उसके साथ ही देख लेते हैं। देन डिप्लॉयमेंट होगा, ये सारी स्टेप होती है। एंड ये क्या होता है, ये कभी भी लीनियर नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। ये भी क्या हो सकता है, जैसे आपने गैदरिंग के बाद ईडीए किया, आपको पता चला कि डेटा बहुत ही फ्यू है, राइट। उसमें डेटा में नल वैल्यूज थे, तो बहुत सारा डेटा आपका यूजफुल नहीं है, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, डेटा गैदरिंग करना पड़ेगा। देन हम डेटा गैदरिंग के बाद ईडीए टेक्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे। अगेन यहाँ पे कुछ हो रहा है तो अगेन बैक। इस तरीके से क्या होता है, एक इटरेटिव है, मतलब एक ही स्टेप आपको मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ सकती है। आप आगे जाएंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आता है, फिर से वही स्टेप रिपीट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, ये सब कुछ देखा था। एंड वी स्टार्टेड विद डेटा गैदरिंग। सो डेटा गैदरिंग में क्या हुआ है, आपका जो आईएमडीबी का डेटा सेट है वो हमने लोड किया था। एंड आपका जो एक्स्ट्रा नोट्स का फोल्डर है, राइट, एक्स्ट्रा नोट्स के फोल्डर में मैंने डेटा सेट नाम के फोल्डर क्रिएट किया है। एंड उसमें आपको जितने भी डेटा सेट हम इसके आगे भी यूज करेंगे वो सारे उसी फोल्डर में मिल जाएंगे। ठीक है, ये डेटा भी उसी फोल्डर में मैंने अपलोड किया है। आप वहां से डाउनलोड करके ये सारी चीजें उसके ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आईएमडीबी का डेटा सेट है वो हमने गैदर किया, एंड उसके ऊपर कुछ ईडीए स्टार्ट किया। ईडीए मतलब जस्ट हम डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। उसमें कुछ नल वैल्यूज है क्या, कितने रो है, कितने कॉलम है। देन मे बी और कुछ चीजें हो सकती है क्या, वो सिर्फ बेसिक ईडीए हम कर रहे थे। तो हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास टोटल 2 कॉलम्स है। एक कॉलम है रिव्यू, एक कॉलम है सेंटिमेंट। रिव्यू के कॉलम में जो भी यूजर ने रिव्यू दिए हैं वो है, एंड सेंटिमेंट के कॉलम में उस डेटा की इंफॉर्मेशन, मतलब वो जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सेंटिमेंट है। ठीक है, देन हमने डीएफ ऑफ शेप देखा, उससे आपको पता चला कि अराउंड उसमें 50,000 रोज एंड 2 कॉलम है। 2 कॉलम तो हमने देखा था रिव्यू एंड सेंटिमेंट है। रोज कौन सी है, जो भी रिव्यू, टोटल 50,000 रिव्यू है। तो इस जगह से क्या होता है, यस, नॉट नल वैल्यूज जो है वो एग्जैक्टली नल वैल्यूज कितनी है वो आपको पता चलेगा। तो हमने इस जगह डॉट सम किया, तो रिव्यू में टोटल 0 नल वैल्यूज है, सेंटिमेंट में टोटल 0 नल वैल्यूज है। मतलब हम बोल सकते हैं कि आपके पास कोई भी नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमने वैल्यू काउंट्स देखा। वैल्यू काउंट से क्या पता चल रहा था, क्लास कितनी क्लास है, मतलब पॉजिटिव कितनी क्लास है और नेगेटिव। एग्जैक्टली। तो पॉजिटिव की कितनी वैल्यूज है, नेगेटिव की कितनी वैल्यूज है, इससे आपको डेटा इम्बैलेंस है या नहीं पता चलेगा।
अगर ऐसे होता यहाँ पे जो टोटल 50,000 रिव्यूज है उसमें 40,000 पॉजिटिव होते एंड ओनली 10,000 नेगेटिव होते, तो वो डेटा कैसे होता? बायस बैलेंस। इम्बैलेंस्ड। यस, बायस इम्बैलेंस हम बोल सकते हैं। मतलब एक किसी पर्टिकुलर क्लास की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उससे क्या होता है जब भी मॉडल ट्रेन होगा मॉडल बायस्ड हो जाता है। मतलब जो वैल्यू लार्ज नंबर में है उसी को वो अच्छे से प्रिडिक्ट करता है, बट जो सैंपल्स माइनॉरिटी में थे उनके ऊपर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इसके लिए जब भी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा आपको डेटा बैलेंस है या नहीं चेक करना पड़ेगा। तो हमारा क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था, तो ये चेक किया हमने, क्या है इनबैलेंस है या नहीं, तो डेटा प्रॉपरली बैलेंस था। ठीक है, हमने कुछ रिव्यूज देखे, जैसे एक फर्स्ट रिव्यू, सेकंड रिव्यू, ऐसे मल्टीपल रिव्यूज देखे जिससे आपको कुछ चीजें पता चली एंड उसी का हमने यूज करके टेक्स्ट प्रीप्रोसेसिंग बिल्ड किया। जैसे आपको क्या करना है, एचटीएमएल टैग्स रिमूव करने, नॉन अल्फा कैरेक्टर्स रिमूव करने एंड लोअर केसिंग करना है। ठीक है, तो इन सब के लिए हमने एक फंक्शन बिल्ड किया था प्री प्रोसेसिंग नाम का, जिसमें हमने लोअर केस किया, एचटीएमएल टैग्स रिमूव किए एंड जो नॉन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स है उनको रिमूव किया था। ठीक है, एंड ये जो फंक्शन है आपके होल डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करने के लिए हमने df रिव्यू डॉट अप्लाई प्री प्रोसेसिंग किया। तो क्या होगा, इस रिव्यू में जितने भी रोज है, रिव्यू में क्या था, यूजर के रिव्यू थे, उन सारे रिव्यू के ऊपर वन बाय वन क्या होगा, ये फंक्शन अप्लाई होगा। तो फंक्शन में क्या हो रहा है, उस रो की वैल्यू वो लेगा, उसको लोअर केसिंग करेगा, एचटीएमएल टैग्स रिमूव करेगा, नॉन अल्फा कैरेक्टर्स जो भी वो रिमूव करेगा एंड वो रिव्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने के बाद हमने देखा कि आपका जो रिव्यू है अभी वो क्लीन है, उसमें जो भी अननेसेसरी थिंग्स थी जो हमने प्रीवियसली देखा था वो सारी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, देन हमने टोकनाइजेशन देखा था। तो टोकनाइजेशन के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनएलटीके एंड अदर थिंग्स हमने टेंसरफ्लो से केरास का टोकनाइजर यूज किया है। ठीक है, तो यही क्यों यूज किया था, To convert tokens into the input IDs. इनपुट, ताकि हमें जो इनपुट आईडीज हैं वो मिल जाए। एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे ये सिर्फ टोकनाइज नहीं कर रहा है, टोकनाइज तो कर रहा है, बट टोकनाइज करने के बाद उसके जो भी टोकन्स बनने वाले हैं उन टोकन्स को यूनिक टोकन लेके वो वोकैबुलरी बिल्ड करेगा एंड देन उस वोकैबुलरी में जितने भी टोकन्स हैं हर एक टोकन को एक यूनिक आईडी असाइन कर रहा था। ये सारी चीजें टेंसरफ्लो केरास का जो टोकनाइजर उसका यूज करते थे, ये हो जाती है, इसलिए हमने ये टोकनाइजर डिसाइड किया है। ठीक है, तो उस टोकनाइजर के ऊपर फिर टेक्स्ट करके क्या है, टोकनाइज करेगा, मतलब जितने भी आपने रिव्यू दिए हैं रिव्यू को स्मॉलर टोकन में स्प्लिट करता है एंड वोकैबुलरी बिल्ड करेगा। तो फिटोन टेक्स्ट का क्या काम है, टोकनाइज करना एंड वोकैबुलरी बिल्ड करना। तो यहाँ पे हमने जैसे टोकनाइजर डॉट वर्ड इंडेक्स देखा, तो ये क्या लिखा है, यस वोकैबुलरी, मतलब जितने भी आपके पास वर्ड है, जैसे द है उसको 1 मिला है, देन बाकी के जो भी है यहाँ पे आफ्टर को 100 इनपुट आईडी है, थिंक को 101, वॉच को 102, इस तरीके से ये सारी चीजें आपको मिले हैं एंड आपने टोकनाइजर वर्ड इंडेक्स से देखा तो टोटल आपके पास अराउंड 2 लाख कितने हैं 14,000 टोकन्स है। ठीक है, एंड जैसे ही हम यहाँ पे टोकनाइजर टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस करते हैं तो क्या होगा, टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस क्या कर रहा है, आईडी असाइन कर रहा है। मतलब जो आपका रिव्यू इस तरीके से था, दिस इज मूवी, वो क्या करेगा, दिस की जो भी इनपुट आईडी है, यहाँ पे आपको जो इनपुट आईडी मिली है, कंसीडर दिस की इनपुट आईडी 77 है, तो इंस्टेड ऑफ दिस हम 77 से रिप्लेस करेंगे। इज की जो भी आईडी है 70 है, मूवी की जो भी आईडी है 90 है, तो उनको जो भी आपका टेक्स्ट था, टेक्स्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद इनपुट आईडीज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस किया तो जितना भी आपका टेक्सचुअल डेटा था सारा का सारा इनपुट आईडीज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, देन फॉर एम्बेडिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल दिस मेथड्स, ये सब भी हम यूज कर सकते हैं, बट हमने डिसाइड किया था एम्बेडिंग लेयर। ठीक है, एम्बेडिंग लेयर हम यूज कर रहे थे और उसका यूज कैसे करना है वो हमने देखा था आगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो आपके फीचर्स है, फीचर्स मतलब जिनके ऊपर आपको ट्रेन करना है, वो डेटा कौन सा था, इनपुट आईडी जिसमें थी हमने निकाला था राइट, उसको हमने एक्स कहा, जो आपका टारगेट कॉलम है दैट इज सेंटीमेंट, उसको हमने वाई कहा, एंड जो वाई सेंटीमेंट है उसमें क्या है, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में है। एंड टेक्स्ट हम कभी भी मॉडल ट्रेन करने के लिए यूज नहीं करते डायरेक्टली, तो उसके लिए
हमने क्या किया यहाँ पे, वन हॉट इनपुट Yes, सॉरी जीरो not, एंड yes, not exactly one hot encoding. One hot encoding में क्या होता है, दो डिफरेंट वैसे बोल सकते हैं, पर वहाँ पे क्या हुआ था, जो वहाँ पे मोर देन टू वैल्यूज है वहाँ पे वो वन हॉट एनकोडिंग जस्ट हमने रिप्लेस किया, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे वन कर दिया, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे जीरो कर दिया। तो आपको अभी जीरो एंड वन प्रिडिक्ट करना है। अगर मॉडल वन प्रिडिक्ट कर रहा है दैट इज पॉजिटिव, अगर जीरो प्रिडिक्ट कर रहा है दैट मीन्स सेंटिमेंट नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमने इसको एक्स एंड वाई क्रिएट किया, एक्स में इनपुट आईडीज है, वाई में जीरो एंड वन से रिप्लेस किया है, ठीक है। देन जो भी आपका एक्स वैल्यूज है, मतलब आपकी इनपुट आईडीज है, हर एक रिव्यू की लेंथ डिफरेंट थी, तो उसको सेम लेंथ पे लाने के लिए पैडिंग जरूरी थी, तो हमने पैडिंग किया है। तो पैडिंग जस्ट 500 का लिया था, बट इंस्टेड ऑफ 500 अगर कंप्लीटली रिमूव करेंगे तो क्या होगा, जो मैक्सिमम लेंथ है डिफॉल्ट वाले सिलेक्ट हो जाएगा। यस उसके साथ पैड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आई थिंक 2000 समथिंग पैडिंग थी, वो पैडिंग हो रहा है। देन डेटा को स्प्लिट किया था, स्प्लिट क्यों करते हैं, एक्सटेंड टेस्ट ट्रेन में टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डेटा रहता है सर। यस, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा हमने सेपरेटली रखा। परफॉर्मेंस ऑन अनसेन डेटा, एग्जैक्टली राइट। क्या होता है, अगर हमने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ही चेक किया तो आपको पता नहीं चलेगा आपका मॉडल सिर्फ जिस डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है उसी के ऊपर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या दूसरे डेटा के ऊपर भी परफॉर्म करेगा, इसलिए हमने ट्रेन एंड टेस्ट को सेपरेट आउट रखा है, ठीक है। देन मॉडल बिल्डिंग, मॉडल बिल्डिंग के लिए हमने जो सीक्वेंशियल चाहिए मॉडल डिफाइन करने के लिए वो लिया, एंड थ्री टाइप ऑफ लेयर ली थी, एम्बेडिंग, डेंस एंड एलएसटीएम। तो एम्बेडिंग लेयर का क्या यूज है, अरे कब यूज होगी, यस स्टार्टिंग में स्टार्टिंग। डेंस लेयर है वो कब यूज होगी, लेयर में कर सकते हैं, या फिर एलएसटीएम के बाद अगर आपको डेंस लेयर ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं, एलएसटीएम तो बिल्ड एलएसटीएम। एंड यहाँ पे हमने देखा था जो आपका स्टार्टिंग में फर्स्ट लेयर ऑलवेज मस्ट बी एम्बेडिंग लेयर, तो हमने यहाँ पे मॉडल डॉट ऐड एम्बेडिंग लेयर किया है। तो इसमें इनपुट डायमेंशन क्या रहेगा, व्हाई इट इज अ टोकनाइजर, लेंथ ऑफ टोकनाइजर क्या होता है, इसका मतलब जितनी आपकी वोकैबुलरी की साइज है, यस। एंड यहाँ पे हमने प्लस वन लिया है क्योंकि क्या होगा, जो भी आपके टोकन्स है वन टू जितने भी आगे हैं, बट जीरो में हम क्या कर रहे हैं, दिस पार्ट इज नॉट, एक पार्ट नहीं देखा था हमने एम्बेडिंग लेयर का, इनपुट लेयर आउटपुट लेयर, देखा था सर। या आई थिंक ये जस्ट प्लस वन का हमने नहीं देखा था, ठीक है। हमने देखा था जो इनपुट डायमेंशन होना चाहिए, सो एम्बेडिंग लेयर के लिए इनपुट हम क्या पास करते हैं, वोकैब साइज सर। वोकैब साइज, मतलब क्या जा रहा है इनपुट वोकैब साइज से, जितने भी वर्ड्स वन हॉट इनपुट एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं इनपुट टू एम्बेडिंग लेयर, ये हमने आई थिंक कुछ दिन भी लिखा था, बट स्टिल क्या है, क्या हो रहा है इसमें, इनपुट क्या जाएगा, वन नॉट एनकोडेड रिप्रेजेंटेशन, जो भी वन नॉट एनकोडेड है ऑफ वर्ड, ठीक है, हर एक वर्ड का वन नॉट एनकोडेड रिप्रेजेंटेशन चला जाएगा। एंड उससे आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट, आउटपुट ऑफ एम्बेडिंग लेयर क्या होगा, वेक्टर्स विद इनपुट आईडीज, नॉट इनपुट आईडीज, वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमने इनपुट डायमेंशन में क्या देखा है, तो हमने देखा था अगर वन नॉट एनकोडेड है आपका वेक्टर, उसका डायमेंशन कितना होता है, हमने स्टार्टिंग में जब वन नॉट एनकोडेड में कन्वर्ट किया था वर्ड्स को, तो उसका डायमेंशन कितना आ रहा था, वोकैब साइज, वोकैब साइज, जितनी आपकी वोकैब साइज है उतना आ रहा था, राइट। सो हम उतना लिख सकते हैं, बट प्लस वन क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास अभी पैडिंग के लिए एक एक्स्ट्रा टोकन ऐड हुआ था, राइट, क्योंकि जीरो भी है उसमें, इसीलिए हमने क्या किया है, लेंथ ऑफ टोकनाइजर डॉट वर्ड इंडेक्स, ये मतलब क्या, टोकनाइजर डॉट वर्ड इंडेक्स आपको क्या पता चलेगा, वोकैब, राइट। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ वोकैब देख रहे हैं एंड टोकनाइजेशन के लिए जो सॉरी पैडिंग के लिए प्लस वन ऐड किया है, ठीक है। इनपुट डायमेंशन का क्लियर है दिस वन। देन आउटपुट डायमेंशन में 100, इसका क्या मीनिंग होगा, इज इट वेक्टर स्पेस, वेक्टर डायमेंशन वेक्टर स्पेस, 100 डायमेंशन, एग्जैक्टली। तो जो हर एक वर्ड का वेक्टर बनने वाला है उसका डायमेंशन 100 होगा, तो आपको जितना डायमेंशन देना है उतनी आउटपुट डायमेंशन की साइज रखनी है, ठीक है। एंड देन ये जो इनपुट लेंथ होती है, इनपुट लेंथ क्या होती है, सीक्वेंस में पैडिंग 500 यस, मतलब जो भी पैडिंग होने के बाद लेंथ हो गया, हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स पैडेड डॉट शेप ले रहे हैं, तो जैसे शेप लेते हैं तो शेप से आपको क्या मिलेगा,
उसकी लेंथ कितनी है, राइट। तो हम उसका फर्स्ट प्लेयर है, तो फर्स्ट पैरामीटर से हर एक, इससे क्या होता है बेसिकली, आपके पास जितनी भी सीक्वेंसेस है, जितनी भी सेंटेंसेस है, हर एक सेंटेंस की क्या लेंथ है वो आपको मिल जाएगा। सिंपली हमने इसमें उतना ही लिया है, ठीक है। देन उसके बाद मॉडल एट LSTM 128, इससे क्या होगा, LSTM लेयर ऐड होगी 128 न्यूरॉन के साथ। एग्जैक्टली LSTM लेयर होते हैं, उसमें 128 न्यूरॉन्स होंगे। यहाँ पे हमने एक्टिवेशन नहीं दिया है, जनरली हम एक्टिवेशन दिया रहते हैं, व्हाई, Because activation is already sigmoid and 10H. एग्जैक्टली। तो LSTM लेयर में एक्टिवेशन ऑलरेडी सेट होते हैं, राइट। कहीं पे सिग्मॉइड, कहीं पे टैन, तो मल्टीपल टाइम सिग्मॉइड टैन यूज हो रहे थे, तो वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ कितने न्यूरॉन चाहिए वो देते हैं। फाइनली दिस इज योर आउटपुट लेयर, मॉडल ऑफ दैट डेंस, एंड उसमें एक सिंगल न्यूरॉन है, वो है सिंगल न्यूरॉन बिकॉज़ बाइनरी क्लास। एग्जैक्टली, एंड एक्टिवेशन सिग्मॉइड है, यहाँ पे भी बाइनरी क्लासिफिकेशन का इशू। देन हमने कंपाइल किया, उसमें ऑप्टिमाइजर एडम रखा, लॉस, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी एंड मॉडल डॉट फिट किया, तो ये फिट हो जाएगा, राइट। जो भी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने इस प्रोजेक्ट के साथ देखी। तो इस प्रोजेक्ट में किसी को कुछ डाउट है, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट तो हमने देखा है, तो इसका एक एडवांस वर्जन देखेंगे जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का होगा, एंड उसमें यही कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। हम टोकनाइजर यूज करेंगे, देन पैडिंग यूज करेंगे, एम्बेडिंग लेयर यूज करेंगे, मॉडल बिल्डिंग, इवैल्यूएशन वगैरह हम उसी के साथ देख लेते हैं। ये सारी स्टेप्स वहीं पे कवर होने वाले हैं, बट आपको अभी होल NLP पाइपलाइन का आइडिया आ जाना चाहिए। इसमें किसी को कुछ डाउट? Sir, how can we evaluate this thing if it is working properly or not? हाँ, मतलब ओवर हो रहा है नहीं, चेक करने के लिए आपको मॉडल इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। Yeah. मॉडल इवैल्यूएशन में आप देखते हैं कि ट्रेनिंग डेटा के ऊपर आपको कितनी एक्यूरेसी मिल रही है, देन टेस्टिंग डेटा जो हमने सेपरेट आउट रखा था उसके ऊपर कितनी एक्यूरेसी मिल रही है, एंड उससे आप रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। वो हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट के साथ कि इंटरप्रेट कैसे करना है, इवैल्यूएट कैसे करना है, एंड देन उससे आगे आपको मे भी हो सकता है कुछ चीजें चेंजेस करनी पड़े, ठीक है। यस Sir, वो LSTM लेयर में 120 न्यूरॉन्स जो है, that is the maximum count, or how we decide that they have to take that 128 only? Or can we vary that lower or minimum number? यस कर सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, इट इज अ हाइपर पैरामीटर। तो ये 1 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके इसके लिए कौन सा बेटर रिजल्ट दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। ऑलराइट, Sir, वो एक मॉडल बिल्डिंग में जा सकते हैं क्या एक बार? यस सर, जहाँ पे मॉडल हमने डिक्लेयर किया है ना, अभी इनपुट साइज हाँ। वगैरह दिया है, लेंथ प्लस हाँ। 1 और आउटपुट साइज, हाँ, तो आउटपुट डायमेंशन दिया है ना, तो अभी जैसे कि इनपुट डायमेंशन अगर मतलब ज्यादा हो आउटपुट डायमेंशन से, तो आउटपुट डायमेंशन में जो 100 वेक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, मतलब कौन से, जैसे कि मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि TF-IDF में हम लोग अभी सपोज 500 डिक्लेयर करें, तो क्या करेगा, TF-IDF का स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर वाले जो 500 है उसको लेगा, राइट। तो यहाँ पे 100 जो लेगा वो 100 कौन से लेगा, मतलब वो क्या प्रोम करेगा, क्या लेगा, क्या रखेगा? TF-IDF में क्या हो रहा है, 500 क्या चलेगा आपका, जैसे कि आपने 500 सपोज डिक्लेयर किया, तो वो क्या करेगा, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स है 500 उसको लेगा, ठीक है, मतलब उसका स्कोर के हिसाब से जिसका ज्यादा वेटेज है वो 500 वर्ड्स वो लेगा, मतलब वेक्टर में। नो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। TF-IDF में सारे वर्ड्स कंसीडर हो रहे हैं जो भी आपके सेंटेंसेस में है। हाँ, लेकिन अगर सपोज अभी वेक्टर साइज 1000 है और आउटपुट में हमने 500 लिखा, तो 500 कौन से वर्ड्स लेगा वो, तो वो क्या करता है, मतलब जैसे मैंने देखा था एक बार कि वो क्या करेगा कि जो जिसका स्कोर ज्यादा है वो 500 वर्ड्स लेगा, वो बाकी के इग्नोर करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी वर्ड, आपके पास जितने भी वर्ड है हर एक वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड नहीं है, 100 वर्ड का नहीं बोल रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, एक वर्ड का जो वेक्टर बनेगा उसमें 100 नंबर्स रहेंगे, 100 डायमेंशन का वेक्टर बना रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं है। हाँ, लेकिन वो मतलब फोकस रहेंगे ना, ये मतलब एक जो लिस्ट रहेगा उसमें 100 नंबर्स रहेंगे, राइट। राइट, तो एक नंबर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा या फिर टोकन को रिप्रेजेंट नो करेगा। नो 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 नो, ऐसे नहीं होता। जैसे हमने देखा था किंग को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, हाँ। तो क्या होता है, किंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिया था, कुछ फीचर्स लिए थे, जैसे रॉयल्टी की कुछ वैल्यू थी, उसके बाद वेल्थ की कुछ वैल्यू थी, उसके बाद और भी कुछ वैल्यू थी। कितनी वैल्यूज थी वो, जितनी भी हमने लिया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक वर्ड के लिए 100 वैल्यूज दे रहे हैं, ये 100 वर्ड्स नहीं है, एक सिंगल वर्ड को 100 फीचर्स की वैल्यू होगी, तो एक वर्ड के लिए 100 नंबर मिलते हैं आपको, वो नंबर वो वर्ड के नहीं है। ओके ओके, गॉट इट।
सर यहाँ पर ये जो इनपुट लेंथ है ना, यहाँ पर ऊपर कुछ अलग लिखा है 2441 और एम्बेडिंग लेयर में अलग लिखा है। 2441 एंड अलग यहाँ पे क्या हाँ, लिखा है अलग? यहाँ पर शेप ऑफ 1 लिखा है ना, ऊपर 0 लिखा है। ओके, तो इसको भी 1 करना पड़ेगा, जस्ट उतना ही ठीक है। ऑलराइट, ऑल क्लियर, ठीक है। तो जस्ट अभी हम क्या करते हैं, जो हमने अभी तक देखा था एक आर्किटेक्चर कैसे बिल्ड है, जो भी जो आगे के आर्किटेक्चर है उनको भी देखेंगे। एंड देन नेक्स्ट 2 डेज में जो आपका एनएलपी का मेन प्रोजेक्ट होगा, जो आप आपके रिज्यूमे में शो कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इसी नेक्स्ट 2 डेज में कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो हमने देखा था सबसे पहले क्या बिल्ड हुआ था, एएनएन हमने देखा था, राइट। एएनएन क्या होता है? एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। एएनएन बहुत अच्छे से प्रोसेस हो रहा है, मतलब हमने क्या किया था, उसका वर्किंग वगैरह देखा था एएनएन का। बट ये क्या होता है, बाकी के डेटा जैसे न्यूमेरिकल डेटा है, राइट, रोज एंड कॉलम्स में हमने कुछ नंबर है उसके ऊपर तो वर्क करेगा। बट जो आपका सीक्वेंशियल डेटा है जैसे कि टेक्स्ट, उसके ऊपर एएनएन वर्क होगा क्या? यस, सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर एएनएन वर्क होगा। नो, कुछ लिमिटेशंस आ रही थी, लिमिटेशंस ऑफ एएनएन ऑन टेक्स्ट, या फिर हम लिखते हैं सीक्वेंशियल डेटा। तो क्या लिमिटेशंस थी एएनएन की? Order was not Order maintained. not goes. Order is not maintained, Text ठीक है, input. ऑर्डर इज नॉट मेंटेन, ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। एंड सेकंड प्रॉब्लम था जो आपका इनपुट एंड आउटपुट की साइज है वो वेरिएबल हो सकती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल लेंथ इनपुट आउटपुट से दो मेजर इशू क्या हो रहे थे एएनएन में आपको फेस करने पड़ रहे थे। तो इनको सॉल्व करने के लिए न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था एंड दैट वाज आरएनएन, ठीक है। सो आरएनएन के क्या बेनिफिट्स थे? यस, बेनिफिट्स ऑफ आरएनएन। Order is getting conserved because we are passing the data in timestamps. ठीक है, ऑर्डर इज मेंटेन, ऑर्डर इज मेंटेन। सो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या हो रहा है, हाउ? Through timestamp. यस, तो हम ऐसे लिखेंगे डेटा इज पास्ड थ्रू टाइम स्टेप्स, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर मेंटेन हो रही है। एंड ये कैसे मेंटेन हो रहा है? वेरिएबल इनपुट आउटपुट Parameter share. पैरामीटर शेयरिंग। क्या होता है, फॉर एवरी टाइम स्टेप हम सेम पैरामीटर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है देर, बट स्टिल इसके साथ भी इसके कुछ लिमिटेशंस आ रहे थे। क्या लिमिटेशंस थे? लिमिटेशंस ऑफ आरएनएन, Short term memory. ठीक है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं अनएबल टू प्रोसेस लॉन्ग टर्म सीक्वेंसेस, ठीक है, लॉन्ग टर्म सीक्वेंसेस, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म सीक्वेंसेस प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट भी नहीं मिलता है, राइट। जैसे और किसी ने एग्जांपल दिया था, आई बॉर्न इन महाराष्ट्र सो डैश डैश इज द माय प्राइमरी लैंग्वेज, ऐसा कुछ, राइट। तो फ्यूचर की अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं अनेबल टू गेट फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, दिस वन। ओके, ये जो मेन लिमिटेशंस है ये आ रहे थे, तो इन लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए मतलब पहले जो फर्स्ट वाला लिमिटेशन दैट इज अनेबल टू प्रोसेस लॉन्ग टर्म सीक्वेंसेस, उसके लिए क्या देखा था हमने? LSTM. ठीक है, एलएसटीएम। एलएसटीएम मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स ऑफ एलएसटीएम क्या हो सकते हैं? तो लॉन्ग सीक्वेंसेस प्रोसेस कर पा रहा था, सिंपली एक ही बेनिफिट लिखते हैं इसका, कैन प्रोसेस लॉन्ग सीक्वेंसेस, ठीक है। बट इसके भी कुछ लिमिटेशंस आ रहे थे, क्या क्या? सबसे फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। ये भी रहेगा, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है क्या आपको? नो, राइट, ये भी फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। बट जो आर्किटेक्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमने देखा था क्या है, बहुत सारे
उसमें 2 स्टेट है, 3 गेट्स है, राइट। इसकी वजह से जो आर्किटेक्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। एंड अगर आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स हो गया तो क्या होगा, जो ट्रेनिंग के लिए टाइम लगने वाला है वो टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम इज मोर। अगेन क्या हो सकता है, जो कंप्यूटेशनली ज्यादा कॉस्टली होगा, क्या कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकते हैं, एक्सपेंसिव, ठीक है। ये सारे लिमिटेशन हमने देखे थे एलएसटीएम, मतलब एलएसटीएम में भी लिमिटेशंस होते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, लॉन्ग टर्म सीक्वेंस भी प्रोसेस करना है, एंड उसके साथ साथ जो ये जो आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स हो रहा है, राइट। तो ये आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स है, इसी की वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है, कंप्यूटेशनल पावर भी ज्यादा लग रही है, राइट। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो ये दोनों प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे क्या? यस। यस। तो हम क्या चाहते हैं, इसको कंप्यूटेशनली सिंपली आर्किटेक्चर उसका सिंप्लीफाई करना है, एंड इसी के लिए टू सिंप्लीफाई दिस आर्किटेक्चर एंड ये जो भी लिमिटेशंस है आ रहे हैं तो सॉल्व करने के लिए एक न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज GRU, या फिर इसे कहा जाता है गेटेड रिकरेंट यूनिट, ठीक है। एंड एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, जैसे क्या होता है, हमने देखा था ANN आ रहा है, उसके बाद RNN, RNN के बाद LSTM, तो जनरली RNN से बेटर एक्यूरेसी आपको LSTM में मिल जाएगी, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि GRU में आपको ऑलवेज बेटर एक्यूरेसी मिलेगी ही, ये जस्ट क्या हुआ है, जो आर्किटेक्चर है उसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑलवेज LSTM से GRU बेटर परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए LSTM ही बेटर एक्यूरेसी देता है, बट आपके पास उतनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर नहीं है, ठीक है। आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए उतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ LSTM आप GRU यूज करेंगे, बट जनरली LSTM ही बेटर एक्यूरेसी देता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जस्ट जो GRU का आर्किटेक्चर क्या सिंप्लीफाई किया, जैसे LSTM में है सारी चीजें सेम है, बट यहाँ पे सिंपली कुछ चीजें चेंज हुई है। क्या चेंज हुआ है, जस्ट उतना ही लिखते हैं हम। तो हम डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन, सो यहाँ पे इस लिखते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन LSTM एंड GRU, ठीक है। तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस है, LSTM में कितनी सेल्स है, सॉरी स्टेट, स्टेट 2 स्टेट है, राइट। कौन से हिडन स्टेट एंड सेल स्टेट। एग्जैक्टली। सो हम लिखेंगे LSTM हैव 2 स्टेट्स, एंड those 2 स्टेट्स कौन सी थी, सेल स्टेट एंड हिडन स्टेट। बट GRU में एक सिंगल स्टेट ही होता है, एंड दैट वाज हिडन स्टेट। तो यहाँ पे सेल स्टेट नहीं है, तो मे भी अभी आपको लग सकता है कि हिडन स्टेट मतलब सेल स्टेट लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होगी। तो ये क्या करता है, इसमें हिडन स्टेट में शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन तो स्टोर हो रही है, बट उसके साथ साथ ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हिडन स्टेट में ही स्टोर करेगा। इसके लिए यहाँ पे जो गेट्स है वो यूज किए जाते हैं, एंड गेट्स LSTM में कितने थे, 3 gates. 3, राइट। LSTM have 3 gates, इनपुट गेट, आउटपुट गेट, फॉरगेट गेट, बट GRU में सिंपली 2 गेट्स होते हैं, अपडेट एंड रीसेट। तो क्या लगता है ये जो अपडेट एंड रीसेट क्या काम करते होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। अपडेट क्या करता होगा, ऐड करता होगा, adding the new data and skipping the old data in the result. इसको अगर लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट, तो क्या करेगा, ऐड करेगा स्टेट में। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या डिसाइड कर रहा है, व्हाट न्यू इंफॉर्मेशन टू ऐड इन अ स्टेट, ठीक है। एंड जो आपका रीसेट गेट है वो व्हाट इंफॉर्मेशन टू रिमूव फ्रॉम अ स्टेट, ठीक है। सिंपली आपको ये GRU का इतना याद में है, दैट इज सफिशिएंट। इवन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में इसके बारे में आपको पूछा नहीं जाता है, इसका कहीं यूज भी नहीं, क्योंकि जनरली आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में LSTM के ऊपर ही बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं। एंड प्रीवियसली जैसे हम देखते हैं कि 2010 वगैरह में क्या है, उतने ज्यादा GPU वगैरह अवेलेबल नहीं था, बट अभी क्या है, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में GPU है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो उतना आपको कॉम्पिटिशन का इशू नहीं, क्योंकि LLM तो इससे भी बहुत ज्यादा हेवियर होते हैं, ठीक है।
बट स्टिल इसका जस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हमने लिया। ये डिफरेंस है, एंड जीआरयू के जो दो गेट्स है ये भी इस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर है क्या? यस, ऑलराइट। बट स्टिल यहाँ पे आरएनएनडी में भी एक प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है, ये जो फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट है उसको पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चल रहा है। मतलब हम एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, क्या सेंटेंस लेंगे, यहाँ पे आपको देखना है कि बाय डायरेक्शनल। हम लेते हैं एप्पल इज अ ग्रेट कंपनी, ठीक है। तो बाय जस्ट लुकिंग एट एप्पल हमने अगर फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस नहीं किया, जैसे क्या होता है इवन सारे इसमें आरएनए में क्या होगा, सबसे पहले एप्पल जाएगा, एप्पल से H1 मिलेगा, एलएसके में भी सेम है, जीआरयू में भी सेम है। तो जैसे ही आपने एप्पल प्रोसेस किया, H1 में क्या इंफॉर्मेशन है, सिर्फ एप्पल की इंफॉर्मेशन। तो बाय जस्ट लुकिंग एट एप्पल आपको पता चलेगा कि क्या ये कंपनी है या फिर फ्रूट है, पॉसिबल है क्या? यस, सिर्फ एप्पल से आप बोल सकते हैं विदाउट लुकिंग एट दिस कॉन्टेक्स्ट? नो। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट है अगर आपको नहीं मिल रहा है फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट, तो आप इसको प्रोसेस कर पाएंगे, मतलब आंसर दे पाएंगे जो भी करेक्ट है? नो, राइट। तो इसी के लिए क्या हुआ है, बाय डायरेक्शनल। तो आरएनएन भी बाय डायरेक्शनल हो सकता है, एलएसकेएम भी हो सकता है, जीआरयू भी हो सकता है। सिर्फ हमें बाय डायरेक्शनल का एक का वर्किंग समझेंगे, बाकी सबका सेम वर्किंग है। हम वही देखते हैं कि ये जो बाय डायरेक्शनल आरएनएन कैसे वर्क करता है, एंड सेम वे में बाकी का भी यूज होगा। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। तो फॉर दैट आई हैव वन इमेज, वो इमेज देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। इमेज, ठीक है। सो दिस इमेज इज ऑफ बाय डायरेक्शनल आरएनएन। तो आरएनएन में हमें याद था क्या हो रहा है, जैसे आपका ये x0 मतलब जो आपका फर्स्ट इनपुट है, वो जैसे हम फर्स्ट इनपुट पास कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी है, जैसे हम लेते हैं एप्पल इज ग्रेट कंपनी, तो यहाँ पे क्या पास होगा, एप्पल। एप्पल, ठीक है। तो हमने यहाँ से एप्पल पास किया, एंड यहाँ पे जो आपका स्टेट था उसे यस कहा गया, हमने यस के साथ देखा था, राइट। बट यहाँ पे स्टेट का यस लिया गया, यस जीरो, मतलब ये जीरो क्या होगा, जो भी जीरो का वेक्टर मिलेगा, राइट। एंड यहाँ पे आपको H1 होगा या फिर S1 होगा इस केस में, इससे आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे थे Y0 कि ये जो X0 की ये है, एंटिटी है, ये कंपनी है या फिर क्या है, ठीक है। सो जस्ट बाय एप्पल से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है सारी की सारी? नो, राइट। तो हम क्या कर रहे थे, उसके बाद यहाँ से H1 जाएगा, यहाँ से ईज जाएगा, तो यहाँ से आपको H2 मिलेगा, उसमें क्या है H2 में एप्पल, तो यहाँ पे वो लिखते ही जाते हैं हम, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो यस लिखा है उसको आपको कंसिडर करना है यच, क्योंकि हमने यच के साथ सारी चीजें सीखी है। तो H1 मिलेगा, H1 में क्या इंफॉर्मेशन होगी, यस एप्पल। एप्पल। H2 में Apple is एप्पल इज, H3 Apple is एप्पल इज अ, H4 Apple is great. एप्पल इज अ ग्रेट, एंड H5 में एप्पल इज अ ग्रेट कंपनी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको H5 में मिल रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक और आरएनएन ऐड करेंगे, एंड वो आरएनएन क्या करेगा, ऐसे लास्ट से प्रोसेस करते आएगा, मतलब जो लास्ट का वर्ड है वो सबसे पहले प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जो आपका नॉर्मल वाला आरएनएन है वो वर्क कर रहा है, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आरएनएन पहले जो लास्ट का वर्ड है उसको इनपुट में ले रहा है, देन यहाँ से यहाँ पे इनपुट में ले रहा है, देन यहाँ से यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन से अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं H-1, H-1, ठीक है, या फिर H1 डैश बोलेंगे, H1 डैश, ठीक है। तो H1 डैश में क्या इंफॉर्मेशन होगी, हम अभी उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, लास्ट से क्या होगी, Company. एप्पल इज अ ग्रेट कंपनी। सिर्फ कंपनी की होगी, नो, जस्ट वन बाय वन वर्ड ले रहे हैं। तो अभी हमने H1 में क्या किया, जो लास्ट का वर्ड है वो पास किया, दैट इज कंपनी। तो यहाँ पे इसको H1 नहीं, एक्चुअली हम बोलेंगे H5 डैश, क्योंकि हम लास्ट से प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। तो H5 डैश में क्या होगा, कंपनी। देन हम क्या करते हैं, जैसे आपका H5 डैश है ये H4 में पास करेंगे, एंड आपको वहां पे क्या मिलेगा, H4 डैश, उसमें क्या होगा,
ग्रेट कंपनी, company, ग्रेट कंपनी, ग्रेट कंपनी। देन H3 डैश में क्या होगा? इज ग्रेट कंपनी, राइट। देन H2 में क्या होगा? यस, नॉट इज, यहाँ पे अ ग्रेट कंपनी होगा। यहाँ पे क्या होगा? इज अ ग्रेट कंपनी। एंड यहाँ पे फाइनली H1 डैश में एप्पल इज अ ग्रेट कंपनी, ये इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंड जब आपको फाइनल आउटपुट देना है, जैसे आपको H1 के लिए निकालना था, H1 आपका क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन का H1 है एंड ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन का H1 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो इस H1 को एंड इस H1 को, दोनों को जब कंबाइन करेंगे, अभी आपको फुल कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है क्या? यस yes, तो बाय लुकिंग एट दिस तो आप बोल सकते हैं कि एप्पल कंपनी ही है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। जैसे आप देखेंगे इस X1 से जब आपको प्रिडिक्ट करना है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन का RNN है उसमें भी पास किया है, एंड ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन है जो कि इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो इन दोनों का आउटपुट लेके ये प्रिडिक्ट किया है। सिंपल इतना ही है बाय डायरेक्शन। तो सेम वे में RNN वर्क हो रहा है ना, सेम वे में LSTM होगा, सेम वे में GRU भी वर्क होगा। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन से प्रोसेस करता है, एक उल्टी डायरेक्शन से प्रोसेस करेगा, इसलिए बाय डायरेक्शनल कहा गया क्योंकि दोनों डायरेक्शन से प्रोसेस करता है, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है? ठीक है, तो ये अगर सारी चीजें क्लियर है तो अभी हम क्या करेंगे, जो आपका मेन प्रोजेक्ट होने वाला है, राइट, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट हम बोलेंगे NLP के ऊपर, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। एंड उसमें आपको डिटेल में सारी चीजें देखनी है, राइट। जैसे आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डेटा कहाँ से मिला, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हमें CSV से डेटा मिला, राइट। कभी भी कंपनी में डायरेक्टली CSV नहीं मिलती है, मिल सकती है, बट अगर आप इंटरव्यू में बोलते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है या फिर जो आपका इमेज है वो उतनी अच्छी नहीं जाएगी, इसलिए कभी भी नहीं बोलना है कि हमें डायरेक्टली CSV में डेटा मिला था, ठीक है। तो डेटा कैसे मिल सकता है, उससे क्या क्या ऑप्शंस है, देन बहुत सारी चीजें हैं फ्रॉम, ये जो स्मॉलर डिटेल्स है जो आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है एंड आपको पता होना चाहिए एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए, वो भी हम देखने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। वो तो एक बाकी आपने याद करने को बोला था, विच वन? वो तो एक यस यस यस, वर्ड टू वे का भी लेते हैं आज नहीं, तुम्हारे लिए दो जो नोट पैड तो मेरे पास नहीं है आज, तो नोट पैड में मैं लिख नहीं पाऊंगा, सो तुम्हारा हम लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा स्टार्टिंग में पहले वर्ड टू वे लेंगे, देन जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर वो अभी जो डायग्राम जो बताया ना, वहाँ पे एक बार जाना, क्या विच वन? अभी जो डायग्राम बाय डायरेक्शन का था, यस दिस वन। हाँ, तो यहाँ पे ये जो वाई वाला जो है ना, ये हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट। राइट, तो यहाँ पे मतलब ये हर एक के लिए क्या प्रेडिक्ट हो रहा है, मतलब जैसे आपने अभी जो एग्जांपल बताया ना, उसके इस हिसाब से फाइनल आउटपुट कहाँ पे मिलेगा अपने को? हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी एंटिटी क्या है, ये एप्पल कंपनी है या क्या है, कंपनी पर्सन इस टाइप की एंटिटी कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे दिस इज कंपनी। ये मतलब कुछ भी नहीं है तो इसके लिए ओ आता है, वो मतलब आउटसाइड, ये कोई भी एंटिटी नहीं है, ये भी एंटिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी एंटिटी नहीं है। अगर कोई पर्सन का नेम होता तो वो बोलता पर्सन, तो ये एंटिटीज हम प्रेडिक्ट करते हैं इस तरीके से। तो Y1 में क्या है, उसकी एंटिटी है, तो एप्पल की क्या एंटिटी है, एप्पल कंपनी है, पर्सन है या फिर कुछ और है, डेट है, ठीक है। तो नहीं मतलब हर एक वाई में क्या आएगा, जैसे मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आउटपुट कैसे रहेगा इसका। आउटपुट सिंपली आपको ऐसा रहेगा, सो जैसे Y1 में आपको मिलेगा कंपनी, Y1 में कंपनी मतलब जो X1 है आपका, उसमें जो वर्ड है वो वर्ड कंपनी रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड बाकी के जो भी सारे हैं Y2 Y3 Y4, यहाँ पे O आएगा, O मतलब ये आउटसाइड है, ये आपकी एंटिटी नहीं है। तो यहाँ पे NER का ये प्रॉब्लम हमने देखा था। NER में क्या होता है, जो आपकी इंपॉर्टेंट एंटिटीज होती है, जैसे आपके पास टेक्स्ट दिया गया है, तो टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे पर्सन का नेम, कंपनी का नेम, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि इन सारे टेक्स्ट में पर्सन का नेम कहाँ पे है, कंपनी का नेम कहाँ पे है, या फिर और कुछ भी हो सकता है। जैसे मेडिकल का डेटा है, तो मेडिकल के डेटा में होता है जो उनकी मेडिसिन है, मेडिसिन का नेम कहाँ पे है वो फाइंड आउट करना होता है, तो उसे बोला जाता है NER, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। तो हमने यहाँ पे देखा है जो कंपनी है उसकी एंटिटी क्या आएगी, मतलब एप्पल की इट इज अ कंपनी, वही हम फाइंड आउट कर रहे थे। तो आपका आउटपुट में क्या होगा, हर एक वर्ड की एंटिटी क्या है, इसकी एंटिटी क्या है, इसकी एंटिटी क्या है। ओके, और ये समराइज कैसे होगा, मतलब लास्ट में हमें कुछ तो हमें यही आउटपुट मिल रहा है कि फर्स्ट वर्ड जो है इट इज अ कंपनी। जैसे वहां पे मेडिकल के इसमें क्या मिलेगा, ये मेडिसिन है, ये हाँ, डॉक्टर का नेम है, आपको इतना ही मिलेगा। ओ आ गया। हाँ, तो ये कैसे मतलब वेक्टर के फॉर्म किस तरह, मतलब जैसे वेक्टर आता है वैसे लिस्ट में आएगा या फिर कैसे सिंगल वर्ड आएगा?
वो क्लास की तरह होता है। आपको जो कंपनी के लिए हमने जो नेम दिया था, एक क्लास प्रिडिक्ट कर रहा है, तो एक कंपनी ही आपको मिलेगा। अच्छा ओके Also, यस like यहाँ पे दो सेंटेंस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज एप्पल इज अ गुड कंपनी एंड सेकेंड वन एप्पल इज अ स्वीट फ्रूट, राइट. सो यहाँ पे हम बस कॉन्टेक्स्ट से रिमेम्बर कर रहे हैं. लाइक जो हिडन स्टेट है जो प्रीवियस वाला होगा, लाइक फर्स्ट इट स्टार्ट विद एप्पल इज देन स्वीट फ्रूट. सो Right. वो लाइक स्वीट वाला प्रेडिक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग बोलेगा कि या दिस इज ओनली फ्रूट. और जो कंपनी लाइक एप्पल इज गुड कंपनी, सो कंपनी के बेस पे वो बताएगा कि ए एप्पल कंपनी ही है, नॉट फ्रूट. राइट राइट तो मतलब बैकएंड में ऐसे ही काम करता है. दूसरा राइट कोई राइट राइट टेक्नोलॉजी. यस Okay, ऐसे fine. Like some like 2 or 3 times this same question asks me in a real time interviews, and they ask me कि exactly क्या होता है background में, and I don't understand like how they predict. So we can simply say like it remember the context of previous word and after that predict. Okay, okay, okay. Thank you. सर तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसका यूज केस खाली एनईआर के नहीं है. यस बोल सकते हैं. सो बाय डायरेक्शन का मोस्टली यूज एनईआर के लिए ही होता है, बाकी उतना नहीं होता है कहीं पे. ओके ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है ये सब कुछ? एनीथिंग एल्स? ओके देन, तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे करना है. तो अभी जो यस्टरडे का एलएसटीएम का प्रोजेक्ट है वो भी सबको क्लियर है, ठीक है. तो अभी हम एक और प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, बट वो जो प्रोजेक्ट होगा एंड टू एंड, जैसे इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट होने वाला है. एंड यही सेम प्रोजेक्ट आपको अगर चाहिए तो आप आपके रिज्यूम में लगा सकते हैं. अगर आपको चाहिए तो आप उसको इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है. इन सब के लिए वो हेल्पफुल रहेगा. ऑलराइट, तो ऑलवेज जो स्टेप होते हैं हमने देखा था, क्या क्या स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट हमने डेटा गैदरिंग से स्टार्ट किया था, डेटा गैदरिंग ये वगैरह. बट बिफोर दैट में कुछ स्टेप्स होते हैं. वी विल स्टार्ट विद स्टेप 0, उसको हम बोलेंगे प्रिपरेशन स्टेप. तो प्रिपरेशन स्टेप में क्या होता है, जो भी चीजें आपको चाहिए वो सब कुछ हम सेटअप करते हैं. जैसे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे. क्या होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट? यस, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट जहाँ पर हम जितनी भी लाइब्रेरीज और हमको रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी हम उस पर इंस्टॉल करके रखते हैं. एग्जैक्टली. कंसीडर अभी मेरा ये लैपटॉप है, ठीक है. इस लैपटॉप में कुछ लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल करके रखी है. मतलब मुझे इसमें एनएलटीके का कोई एक वर्जन है, ठीक है. देन टेंसरफ्लो का कुछ वर्जन है. देन ये सारी चीजें हैं. तो क्या हो रहा है वहां पे, अभी कंसीडर जब मुझे दूसरा प्रोजेक्ट रन करना है, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए एनएलपी का डिफरेंट वर्जन चाहिए, बट मेरे पास वो वर्जन नहीं है, तो ये सेकंड प्रोजेक्ट रन हो पाएगा क्या? नो, राइट. क्योंकि उसके लिए वर्जन जो चाहिए था वो नहीं है, बट मैंने जो सेकंड के लिए चाहिए वो वर्जन इंस्टॉल किया, तो अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट रन होगा क्या? नो, इसका वर्जन चेंज हुआ है. तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है. एवरी प्रोजेक्ट के लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एंड उसके लिए जो भी लाइब्रेरी चाहिए वो सारी की सारी लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी होती है उसी सेम एनवायरनमेंट में. एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, सब कुछ होने के बाद requirement.txt नाम की एक फाइल बिल्ड करते हैं. क्या होता है requirement.txt? All libraries are there, means updated versions of that specific libraries. एग्जैक्टली, मतलब जो भी आपको प्रोजेक्ट रन करना है उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ठीक है, जो भी लाइब्रेरी चाहिए विथ देयर वर्जन. एक टीएक्सटी फाइल मतलब टेक्स्ट फाइल ही है, बट उसमें क्या स्टोर किया हमने, ऑल लाइब्रेरी. उसके लिए एनएलटीके का ये वाला वर्जन चाहिए, उसके लिए टेंसरफ्लो का ये वाला वर्जन चाहिए. इस तरीके से requirement.txt हम स्टोर करते हैं. जिससे क्या होगा, आपको क्या डिप्लॉय करना है, ठीक है. एंड अगर वो वर्क नहीं कर रहा है और दूसरे के लैपटॉप पे, तो आप अपना लैपटॉप तो नहीं दे सकते क्लाइंट को. तो क्या करना पड़ेगा, आप चाहते हैं जैसे आपके लोकल में प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है सेम दूसरों के लैपटॉप में भी हो, तो आपको ये सबको ये ध्यान में रखना पॉसिबल है क्या, कौन सा वर्जन, कौन सी लाइब्रेरी आपने किया था? पॉसिबल है? नो. तो हम क्या करेंगे, ये जो requirement.txt है उसमें ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं. तो ये फाइल कैसे क्रिएट करना है, देन फाइनल प्रोजेक्ट में कैसे होते हैं, ऑल दिस थिंग उसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये सब कुछ हम देखेंगे. बट अभी के लिए जस्ट इतना कर सकते हैं, एक ऐसी फाइल होती है जिसमें सारे वर्जन स्टोर होते हैं. तो ये क्रिएट करना, ये भी स्टार्टिंग आएगा.
देन मे भी हो सकता है आपको गिटहब, राइट। अगर आप सिंगल पर्सन काम नहीं कर रहे होंगे, मल्टीपल लोग हो सकते हैं, तो कोलैबोरेशन के लिए गिट का रेपो सेट करना पड़ेगा, गिट रेपो सेटअप, ठीक है। जस्ट गिट की कुछ बेसिक कमांड है, उन कमांड से हम सेटअप करते हैं। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड गिट, इसका आइडिया है क्या आपको? यस, ठीक है। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का तो हम देखेंगे, जस्ट बेसिक कैसे कुछ कमांड्स वगैरह होते हैं। बट गिट का अगर आपको आइडिया नहीं है, तो गिट की जो बेसिक कमांड होती है एंड गिट का वर्किंग एक बार देख लेना, क्योंकि ये भी आपको इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वर्किंग है तो मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही होगा, बट स्टिल ठीक है, अगर किसी को आइडिया नहीं है, एक बार ये गिट देख लेना। तो ये आपका स्टेप 0 है प्रिपरेशन के लिए। हमने ये सब कुछ किया, मतलब आपकी आईडी सेट किया, ये सब कुछ सेट किया। देन अभी हम जाएंगे प्लान करने। हम डायरेक्टली अभी डेटा गैदर भी नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तो कौन सा डेटा गैदर करना है, कितना डेटा गैदर करना है, समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। एंड एक प्रोजेक्ट प्लानिंग जनरली आपको एज अ डेवलपर नहीं करनी होती है, बट आगे जाके जब आप मैनेजर बनोगे या फिर टीम लीड बनोगे, तो उसके लिए ये आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड इवन क्या होता है, जैसे मैंने कहा था आगे, आपको इस कोर्स के बाद जस्ट गुड डेवलपर नहीं बनना है, आपको ग्रेट डेवलपर बनना है। गुड एंड ग्रेट में क्या डिफरेंस होता है? जो चीजें आगे वाली है, राइट, जो मैनेजर लेवल के, उसको भी आप एटलीस्ट सम लेवल पे सम एक्सटेंट तक हैंडल कर पाओ। तो इसीलिए प्रोजेक्ट प्लानिंग भी कैसे करना है उसका भी आइडिया आपको होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या होगा, आप प्लान कब कर सकते हैं? जब आपको प्रॉब्लम पता हो एग्जैक्टली आप क्या सॉल्व करना चाहते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, राइट, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना होगा। एंड प्रॉब्लम को हम 2 स्टेप में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे आप। तो क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या है, जो आपकी कंपनी है उनके लिए ये आपने प्रोजेक्ट बिल्ड किया, उसके बाद उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उनका टाइम सेव होने वाला है, या फिर उनको ज्यादा लोग लग रहे थे वो अभी कम लोग लगेंगे, उनका टाइम सेव होगा, उनका मनी सेव होगा, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। आपको ऑलवेज ये समझ के लेना ही है आपके प्रॉब्लम से बिजनेस का क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। क्योंकि आई हैव सीन बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, जस्ट बेसिक चीजें डिस्कस होती है, देन वो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर बिल्डिंग फॉर 1 वीक 2 वीक आगे जाके उनको पता चलेगा कि ये चीजें तो हमको चाहिए ही नहीं। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पे भी जो प्रॉब्लम आने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सिंपली बाय प्योर कम्युनिकेशन से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। पहले चीजें अंडरस्टैंड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उससे क्या होगा, जो आगे आने वाले प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए ऑलवेज मैनेजर के साथ, जो भी आपका टीम लीडर है उनके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जस्ट वो बोल रहे हैं वही सुन के लेना है, उनको क्वेश्चन भी करने हैं आपको कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या होगा, ये हम क्यों कर रहे हैं, आगे इसको कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछना है, जिससे आपके दिमाग में जो भी चीजें वो क्लियर हो जाएगी। क्या होता है, जब आप जस्ट बेसिक चीजें सुनोगे, मैं बोलता हूँ कि हमें ये करना है, एंड आप बहुत सारी चीजों के बारे में अजम्पशंस बिल्ड कर लेते हैं। अजम्पशन मतलब क्या होता है, आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, या फिर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आगे जाके आपको पता चलेगा कि वो ये तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। तो अजम्पशंस आपने बिल्ड किए थे। तो कभी भी अजम्पशन के ऊपर काम नहीं करना है, फैक्ट्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बिजनेस पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। देन उसके बाद क्या होता है, हम बिजनेस के एग्जैक्टली क्या करें वो समझने के बाद उसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करेंगे। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मतलब अभी हमने देखा कि बिजनेस के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट एज अ टेक्निकल पर्सन, राइट, एज अ डेवलपर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, आप उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे, राइट। क्या वो ये एनईआर का प्रॉब्लम है, क्या ये एनएलपी का प्रॉब्लम है, मे बी इसके लिए जेएनआई चाहिए आपको, या फिर इसको ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग चाहिए, या इसको पाइथन का जैसे कुछ रूल्स लिखना है। तो ये आपको टेक्निकली अभी सोचना है। आपने प्रॉब्लम समझ लिया बिजनेस का, तो टेक्निकल में उसको अभी आपको कन्वर्ट करना है कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एंड इसी से आपको समझ में आएगा इसके लिए आपको डेटा कितना चाहिए, अगेन रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, अगेन क्या हो सकता है, पाइथन चाहिए या फिर कुछ और यूज करना है, कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है। तो सारी आइडिया कब आएगी, जब आप बिजनेस प्रॉब्लम को टेक्निकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हो। ये 2 चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्लानिंग जब करते हैं आपको, तो क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, फैक्टर्स टू कंसिडर while planning,
ठीक है, प्लानिंग के लिए क्या क्या फैक्टर्स आप कंसिडर करेंगे। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑलवेज विल बी डेटा, मतलब आपका जो डेटा है, कितना डेटा है आपके पास, हाउ मच डेटा, कितना डेटा है, राइट। देन हो सकता है कि डेटा किस फॉर्मेट में है, CSV में है, डेटाबेस में है, जेसन में है, इमेजेस है, PDF है, टेक्स्ट फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट है, एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में डेटा है ये भी समझना पड़ेगा। देन उसको कैसे आपको मॉडल के लिए बिल्ड करना है ये भी देखेंगे। तो क्या है, डेटा कितना है, किस फॉर्मेट में, डेटा की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ डेटा, और क्या हो सकता है उसकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब जस्ट एक रैंडमली आपको कैगल पे डेटा सेट मिल गया, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या, वो रिलायबल होगा क्या? नो। आपको आपका प्रॉब्लम सेट में सॉल्व करने के लिए आपके कंपनी का डेटा मिलता है, दैट विल बी गुड। तो आपको ये डेटा के बारे में सारी चीजें देखनी है कि डेटा कितना है, फॉर्मेट क्या है, क्वालिटी कैसी है, रिलायबिलिटी क्या है। देन उससे आपको पता चलेगा कि डेटा गैदर करना है या नहीं, और कितना डेटा चाहिए, एंड अगर नहीं है तो और क्या करना है, ये सब कुछ, ठीक है। देन उसके बाद टाइम, आपके पास कितना टाइम है। कंसिडर आपके मैनेजर ने या फिर जो भी आपके सीनियर से उन्होंने बोला है आपको 1 वीक में प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, आप RNN, LSTM, GRU, बाई डायरेक्शनल RNN ट्राई करके देख सकते हैं। देन आप पैडिंग में एक्सपेरिमेंटेशन करके देख सकते हैं, प्री पैडिंग, पोस्ट पैडिंग, लेंथ डिफरेंट डिफरेंट लेके। अगेन और क्या क्या है, आप एम्बेडिंग लेयर ट्राई कर सकते हैं, वर्ड टू वेयर, फास्ट टेक्स्ट। अगेन न्यूरल नेटवर्क में जो भी न्यूरॉन है, न्यूरॉन चेंज करके, लेयर चेंज करके, एक्टिवेशन फंक्शन चेंज करके, ये सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। आपके लिए, आपको एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए बहुत सारी चीजें बाकी है, राइट। तो डायरेक्टली अगर आपको 1 वीक का टाइम है, इतना सारा एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल है क्या? यस, नो। इवन तो आपको पता है ये सारी चीजें करनी चाहिए, बट आपको स्किप करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम ही नहीं, इसलिए टाइम भी देखना इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने दिन में करना चाहिए, राइट। देन और क्या हो सकता है, रिसोर्सेस, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है। एंड रिसोर्सेस में सिर्फ आपके कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेस भी हम देखेंगे। कौन से, एक तो कंप्यूटेशनल, मतलब क्या आपके पास GPU अवेलेबल है, आपके पास कितनी रैम है, CPU वगैरह कितना है, राइट। आपको ट्रेन करने के लिए चाहिए तो हम डायरेक्टली LLM से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। LLM को अगर ट्रेन करते, जैसे वर्ड को अगर ट्रेन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट आपके पास उतना कंप्यूटेशनल पावर ही नहीं है। आपके पास 8 GB रैम वाला लैपटॉप है, तो वर्ड को इवन दो बेटर रिजल्ट मिलने वाला है, आप उसका यूज कर सकते हैं। आपको पता है वो बेटर रिजल्ट देगा, कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कितने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस हैं, राइट। अगर GPU है तो आप और बड़ा सोच सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज भी देखने पड़ेंगे। जैसे आपके पास अगर एक दो इंटर्न है या फिर जो जिनको नॉलेजेबल पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लान करेंगे कि अगर डेटा साइंटिस्ट 2-3 है तो आप उनको टास्क डिवाइड कर सकते हैं, ये इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करो, ये पर्सन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करो। अगर आप अकेले ही है तो आपको अकेले को ही करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें आप देखेंगे। देन एक और चीज होता है एक्सप्लेनेबिलिटी। क्या होता है एक्सप्लेनेबिलिटी? यस, Why we got these results or which features एग्जैक्टली, contributed for such results. यस। तो हम जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव किया था, कंसिडर आपको एक दूसरा, जैसे हमने आई थिंक लास्ट टाइम भी ट्विटर का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो आपने ट्विटर के लिए एक मॉडल बिल्ड किया है, जो एक्स है अभी, उसके लिए एक मॉडल बिल्ड किया है। वो क्या करता है, जो यूजर ने ट्वीट किया है वो ट्वीट टॉक्सिक है या नहीं वो प्रेडिक्ट करता है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अगर उसे लगता है कि ये ट्वीट रॉन्ग है तो उस अकाउंट को बैन कर दोगे। तो जब वो पर्सन आपको आके पूछेगा कि मेरा अकाउंट क्यों बैन हुआ, तो क्या उस रिजल्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज एक्सप्लेनेबिलिटी। तो कुछ यूज केसेस में एक्सप्लेनेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उस केस में आपको उसी टाइप के मॉडल्स वगैरह चूज करने पड़ेंगे जो एक्सप्लेनेबल हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ रही है क्या जो हमने देखा अभी तक? इसमें किसी को डाउट, इतना प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे करनी है, क्लियर है? Sir, cost is also the one important factor in that. यस, कॉस्ट भी चेक कर सकते हैं आप, राइट। कॉस्ट में आपको LLM यूज करना है तो मतलब जो भी चीजें चाहिए उसके लिए, ठीक है, तो कॉस्ट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं कॉस्ट, ऑलराइट। तो आपको ऑलवेज क्या है, फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगी ये दो वाली, क्या? प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इन दो स्टेप में अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट बिजनेस पर्सपेक्टिव, सेकंड टेक्निकल पर्सपेक्टिव। बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या अंडरस्टैंड करेंगे, ये जो आपका प्रॉब्लम है एग्जैक्टली क्या सॉल्व कर रहा है, एंड देन उसको हम टेक्निकल में कन्वर्ट करेंगे सो दैट उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है?
ओके जन, तो फर्स्ट स्टेप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? अभी अभी हम जाएंगे डेटा गैदरिंग में। आपका प्रॉब्लम क्लियर है, आपने समझ लिया, देन आपको टेक्निकल में लेना है। अगेन वन मोर थिंग, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके लेना ही है। तो कंसिडर अगर आप क्लाइंट के साथ मीटिंग में होते हो, या फिर अगर आपको क्लाइंट मीटिंग का एक्सेस नहीं है, जस्ट आप मैनेजर के साथ जो भी आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट जब एक्सप्लेन हो रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है, अच्छी तरीके से फुल अटेंशन देके सारी चीजें सुननी है, ठीक है। देन हो सकता है आपने कुछ अज्यूम कर लिया हो कि ये करना हो सकता है, वो अजम्पशन क्लियर करने के लिए आप क्या करोगे, वो सब कुछ होने के बाद एक बार आपको उनको एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज आवर प्रोजेक्ट, ये चीजें आपको करनी है। इज दैट करेक्ट? अगर आपने करेक्ट बोला है, कुछ अज्यूम नहीं किया है, तो वो बोलेंगे करेक्ट है, यही करना है। या फिर आपने कुछ मिस्टेक किया था तो वो क्या बोलेंगे, नो ये ऐसा नहीं, ऐसा करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया। तो ये करने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 मिनट्स, 5 मिनट्स। बट इतने ही ये 2 मिनट से क्या होगा, आपका जो 1 वीक 2 वीक वेस्ट होने वाले थे ऐसी चीजों के ऊपर काम करने से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सॉल्व होगा, राइट। तो ऑलवेज मेक श्योर जो आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको उनको रिपीट करना है अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इज दैट करेक्ट? ठीक है, उससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा एंड बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, ये ऑलवेज ध्यान रखना, ठीक है। ऑलराइट, सो प्रोजेक्ट प्लानिंग के बाद नाउ वी मूव ऑन टू द डेटा गैदरिंग। तो डेटा गैदरिंग में क्या होता है, आपको डेटा गैदर करना है। जैसे मैंने कहा था, कभी भी आप इंटरव्यू में बोल रहे हो, कभी भी नहीं बोलना है कि डेटा सीएसवी में मिला था, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनी में डेटा सीएसवी में स्टोर नहीं होता है। डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? क्लाउड और फिर ब्लॉग डेटाबेस, डेटाबेस। डेटाबेसेस है, राइट। हो सकता है एसक्यूएल हो, या फिर नो एसक्यूएल डेटाबेस जैसे मोंगोडीबी वगैरह, उस टाइप के डेटाबेस में क्या होगा, आपका डेटा स्टोर रहेगा। तो सिंपल, आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, डेटा डायरेक्टली डेटाबेस से मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस से हमें डेटा मिला ऐसे बोल सकते हैं। बट सम केसेस में, बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि आपको डेटा नहीं मिलेगा, तो आपको क्या है, खुद से डेटा फाइंड आउट करना है एंड डेटा क्रिएट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ थर्ड पार्टी सोर्सेज दे सकते हैं। डेटाबेस आपका खुद का है, इसलिए ये फर्स्ट पार्टी हो गया एंड ये मोस्ट रिलायबल डेटा बोल सकते हैं हम, क्योंकि आपका डेटा है, आपको पता है, राइट। तो थर्ड पार्टी सोर्सेज क्या क्या है? एपीआई डेटा फेचिंग। यस, तो थर्ड पार्टी सोर्सेज लिखते हैं, उसमें कुछ ओपन सोर्स डेटा सेट्स अवेलेबल है। तो पहले ये जो ओपन सोर्स है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं वो देखते हैं। ओपन सोर्स में कौन से हैं? तो ओपन सोर्स डेटा सेट्स किस कौन से आपने यूज किए? कुछ कैगल, कैगल है, देन यूसीआई, यूसीआई का एक मशीन लर्निंग रिपोजिटरी है, मशीन लर्निंग, यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, ठीक है। देन उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज होती है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेसेस डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी डेटा सेट्स, जैसे एक स्टैनफोर्ड का क्वेश्चन आंसरिंग का डेटा सेट बहुत ही फेमस है, स्टैनफोर्ड क्यूए डेटा सेट, ठीक है। तो ऐसे ही क्या यूनिवर्सिटी के डेटाबेसेस हो सकते हैं बहुत सारे। तो ऐसे ओपन सोर्स जो भी अवेलेबल है वहां से ले सकते हैं, या फिर वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं आप। वेब स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी में क्या क्या होगा, आपके ओपन सोर्स हो गए, ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स डेटा सेट्स जैसे ये सारे हैं। देन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर होता है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, अगर कुछ आपका गवर्नमेंट के रिलेटेड डेटा है वहां पे भी बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। या फिर एपीआई होते हैं, एपीआई मतलब क्या होता है, जैसे रेडिट है, ट्विटर है, या फिर ऐसे बहुत सारी वेबसाइट उन्होंने उनका एपीआई आपको पब्लिकली अवेलेबल किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस एपीआई का यूज करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन, अगर आपका गवर्नमेंट वेबसाइट है, एपीआई अगर आपके पास है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेब स्क्रैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग मतलब यस, डेटा को स्क्रैप करना है। सो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल है? Beautiful Soup is one library for scraping Yes. the data from various sources. ब्यूटीफुल सूप, अगेन Results. नो, वो
एक्सट्रैक्शन मतलब वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। सेलेनियम वगैरह से बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, हम क्या करेंगे उनका यूज कर सकते हैं फॉर स्क्रैपिंग। देन ये जो स्क्रैप डेटा है इसमें लेबल होंगे क्या? No, the तो data आप is completely खुद को mixed. लेबलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्टी या फिर आप वेब स्क्रैपिंग से ले रहे हैं तो आपको लेबलिंग खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। देन फॉर्मेट ऑफ डेटा, फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है? JSON, PDF, text. यस, फॉर्मेट ऑफ डेटा जैसे यहाँ पे लिखते हैं जनरली ये नहीं होगा बट स्टिल सीएसवी हो सकता है, टीएक्सटी फाइल हो सकती है, जेसन हो सकता है, अगेन एचटीएमएल, देन इमेजेस, पीडीएफ, ऑडियो, अगेन वीडियो, अगेन डॉक्स। पार्केट फाइल होती है, डॉक्स, और भी बहुत सारे डेटा अवेलेबल किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि डेटा किस फॉर्मेट में है। तो डेटा के रिलेटेड ये सारी चीजें रहेगा। डेटा गैदरिंग मोस्ट प्रोबेबली आपको डेटाबेस से मिल जाएगा, अगर नहीं होता है तो आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, थर्ड पार्टी सोर्सेस में चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है डेटा गैदरिंग के स्टेप? ऑलराइट, सो डेटा गैदरिंग के बाद सर यस, लाइक जो फाइनेंस डोमेन में डेटा आता है वो तो समटाइम्स सीएसवी में भी होता है और एक्सेल में भी होता है, और जो मतलब हेल्थ केयर में होता है वो मोस्टली डेटाबेस में होता है, तो वैसे कुछ होता है क्या? लाइक डिपेंड्स ऑन डोमेन कि कहाँ से डेटा है। डोमेन वाइज नहीं, वो कंपनी वाइज डिसाइड होगा, ठीक है। कंपनीज क्या करती है, मोस्टली डेटा डेटाबेस पे स्टोर करती है। तो समटाइम्स जो आपको सीएसवी में मिला है एक्चुअली उन्होंने सीएसवी में स्टोर नहीं किया होता है। आपके मैनेजर वगैरह क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा सीएसवी में कन्वर्ट करके देन आपको देते हैं। तो कभी भी डायरेक्टली सीएसवी या फिर एक्सेल में डेटा स्टोर नहीं होता है, आपको वो वैसे आया होगा, बट हम सिर्फ बोलते हैं कि सीएसवी में बोला तो आपको ऐसे बोला जाएगा कि आपको जो ऊपर वाली मेथड्स है ये वो आप पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं थे, राइट। इसलिए आपको बोलना है कि डेटा बेस में डेटा था, फिर हमने उससे एक्सट्रैक्ट किया है। अगर हम हमारे प्रोजेक्ट की स्टोरी तो बिल्ड करने ही वाले वहां पे लिखेंगे, बट कभी भी ओनली सीएसवी या फिर एक्सेल में डेटा स्टोर नहीं होगा, आपके मैनेजर में भी आपको दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। देन थर्ड स्टेप क्या करेंगे, डेटा मिल गया अभी आपको, ईडीए एंड टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। ईडीए में क्या होगा, जैसे हमने देखा था कल, राइट, नल वैल्यूज जो भी चीजें वो सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। एंड देन प्री प्रोसेसिंग की 3 स्टेप्स, कौन सी? टेक्स्ट, ट्रेनिंग, देन ट्रेनिंग के बाद Text tokenization, टोकनाइजेशन एंड normalization. नॉर्मलाइजेशन, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे। देन अभी इसके बाद ईडीए टेक्स्ट प्रोसेसिंग के बाद फोर्थ क्या होगा, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या होता है रिप्रेजेंटेशन का, क्या मीनिंग है? Embedding. उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना, हम ऐसे बोल सकते हैं टेक्स्ट टू वेक्टर्स। एंड उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, फ्रीक्वेंसी बेस्ड, प्रिडिक्शन बेस्ड, एम्बेडिंग लेयर, किसी भी मेथड का यूज करके उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। देन फिफ्थ क्या होगा, मॉडल। यस, पहले आपको सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आरएनएन, एलएसटीएम, जीआरयू, बाय डायरेक्शनल, राइट। तो पहले सेलेक्ट करना होगा कि आपके यूजेस के लिए बेटर कौन सा रहेगा, मॉडल सिलेक्शन एंड देन ट्रेनिंग। ऑलराइट, एंड आपके ये भी क्वेश्चन आता है, क्या बोलेंगे कि आरएनएन का मॉडल ट्रेन किया है, व्हाई ओनली आरएनएन? आपके पास तो एलएसटीएम का भी ऑप्शन था, जीआरयू का भी था, आप एलएसटीएम बोलेंगे, अगेन वही क्वेश्चन आएगा, एलएसटीएम ही क्यों किया? इवन इसके लिए भी आप बोलेंगे वर्ड टू वेक यूज किया, वर्ड टू वेक ही क्यों यूज किया? तो हर किसी के लिए आपको ये क्वेश्चन आता ही है, उसके लिए प्रिपेयर होना है आपको। हम आगे देखेंगे स्टोरी वगैरह कैसे बिल्ड करना है, बट स्टिल, ठीक है। मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, देन ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, मॉडल इवैल्यूएशन। मॉडल इवैल्यूएशन में क्या होता है, मॉडल का जो परफॉर्मेंस है वो हम चेक करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या चेक करेंगे, आपकी जो इवैल्यूएशन मैट्रिक है वो डिफाइन करना पड़ेगा। क्या होती है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स? Actually, we are calculating the performance of the model, how it is like working. एग्जैक्टली, राइट, कि आपका जो होल चीजें है वो कैसे वर्क कर रही है, इवैल्यूएशन आप करेंगे। मतलब कौन सी मैट्रिक यूज करना है, कौन स्कोर करना है, एक्यूरेसी करना है, प्रिसीजन, रिकॉल, ये सब कुछ भी होता है, ठीक है। देन डिप्लॉयमेंट के लिए क्या होगा, आप डायरेक्टली मॉडल डिप्लॉय नहीं कर सकते, पहले आपको एपीआई में कन्वर्ट करना होगा। एपीआई के लिए
आप फास्ट एपीआई, फास्ट यू कैन यूज एनीथिंग, बट हम फास्ट एपीआई के साथ देखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट डॉकराइज करेंगे एंड फाइनली जो आपका क्लाउड होता है, कोई भी क्लाउड, AWS, Azure, GCP, उसके ऊपर डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आपका काम एक्चुअल में खत्म नहीं होता। अगेन एक और स्टेप क्या होते हैं, मॉनिटरिंग, मॉडल मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। क्या होता है, मतलब जो आपका परफॉर्मेंस है मॉडल का वो चेक करना होता है कंटिन्यूअसली, मतलब परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे कि आपका जो मॉडल है वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है या नहीं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। देन इफ नीडेड, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो रीट्रेन भी करना पड़ेगा, राइट। मतलब अगर डेटा चेंज हुआ है तो हम, या फिर परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड हो रहा है तो उसको फिर से ट्रेन करेंगे, रीट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टेप्स होती है जब कोई आप NLP का प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। जेएनआई के प्रोजेक्ट में थोड़ी स्टेप्स चेंज होती है, बट ये स्टेप अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं आगे का सब कुछ अंडरस्टैंड करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ये क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? और सर एक क्वेश्चन है वहाँ पे मॉडल इवैल्यूएशन में. सो सपोज somebody asks the question related to the model evaluation and we can say like we just check the all evaluation metrics, like we check accuracy, precision, recall and F1 score, but we are not only check that, we also check the performance of that particular model. So what does mean like we also check the performance of that model? बिकॉज हम मॉडल इवैल्यूएशन ही चेक करते हैं ना, एक्यूरेसी और प्रिसीजन एंड ऑल, और समटाइम्स वो पूरा एक्यूरेसी भी देता है लाइक 100%. तो मॉडल परफॉर्मेंस चेक करते हैं, मतलब क्या चेक करते हैं? मॉडल कभी भी 100% नहीं देता, अगर 100% दे रहा है तो डेफिनेटली वो ओवरफिट हुआ है, ठीक है। ओके, मतलब उसी की जो एक्यूरेसी वगैरह है वही होता है। एंड अगेन एक और चीज होती है परफॉर्मेंस, मतलब जो आपके सिस्टम है जब आप डिप्लॉय करते हैं तो डिप्लॉयमेंट के बाद आपको कितनी रिक्वेस्ट पर मिनट वगैरह आप ये कर पा रहे हैं, वो परफॉर्मेंस होता है। बट यहाँ पे अभी हम क्या चेक करेंगे कि आपका कितने क्लास के लिए कितना बेटर रिजल्ट दे रहा है, ऑल दिस थिंग्स वही होगा। जैसे ये फोन स्कोर एंड हम, आपको क्या होता है वो डिसाइड करना होता है, प्रिसीजन ही करना है, रिकॉल ही करना है, या फोन स्कोर ही करना है। एंड उसके पीछे भी कुछ रीजनिंग होते हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने सब चेक किया, उससे फिर इंटरप्रेट कैसे करेंगे आप, आपको वो बताना होता है हमारा इतना आया था उससे हमने ये इंटरप्रेट किया एंड उससे ये डिसीजन लिया। तो ये सारी चीज आपको बोल रहे हैं। जस्ट हम नहीं बोल सकते कि हमने सारी चीजें चेक की, सब कुछ अच्छा मिला, बट क्या अच्छा मिला, क्यों अच्छा मिला, इसका भी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे नेसेसरी होता है। ओके, मतलब मॉडल इवैल्यूएशन टेक्निकल साइड, मतलब बैकएंड में, और जो परफॉर्मेंस है वो यूजर साइड, राइट? वैसे यस यस यस, बोल सकते हैं ऐसे। ओके. और क्लियर? तो तुम्हारो हम क्या करेंगे, पहले वो वर्ड टू वे का ले लेते हैं एंड आफ्टर वर्ड टू वे फ्रॉम स्टेप 1 प्रोजेक्ट प्लानिंग, वहां से बिजनेस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करेंगे, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से साथ में प्लान करेंगे एंड ये सारी स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। एंड हर क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, बेसिकली आपकी एक स्टोरी होती है प्रोजेक्ट की, वो स्टोरी भी हम साथ साथ में बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, in the weekly update call with the client, how can we show our update to them? Means what kind of question they will ask, or because they are asking technically as well as the business perspective also. So how can we Yes. prepare for that? या पूछ सकते हैं। तो जस्ट आपको पहले डिसाइड करना होता है कि इस वीक में आप क्या करने वाले हो, ठीक है। आपने बोला कि हो सकता है कि इस वीक में हम सिर्फ जो प्री प्रोसेसिंग है, डेटा प्री प्रोसेसिंग उतना ही करेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली उनको बताना है कि इस वीक में हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग किया, उतने में हमको ये पता चला कि आपके डेटा में HTML टैग्स है उनको रिमूव किया, देन हो सकता है आपके डेटा में ये सारी चीजें थी, ये सब कुछ था। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो भी आपने कंप्लीट किया है एंड वही क्यों किया, उसकी क्या जरूरत पड़ी थी, उसके साथ एक्सप्लेन करना होता है। Because maybe technically they are not strong, means the business यस kind यस of यस person, yeah. होता है, मतलब ऑलवेज ऐसे, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होगा। तो आपको उनको अंडरस्टैंडेबल टर्म में बताना होता है, राइट। जैसे हम उनको नहीं बोल सकते कि हमने लिमिटाइजेशन किया, टोकनाइजेशन, मतलब जो भी लिमिटाइजेशन, स्कीमिंग, इस तरीके से टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं कि मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हमने डेटा को यूनिफॉर्म किया है, ऐसे सिंपल वर्ड्स में अगर उनको एक्सप्लेन करते हैं दैट विल बी बेटर। एंड पहले ही आपको डिसाइड करना होगा कि आप नेक्स्ट वीक या फिर जो भी आपकी स्प्रिंट होती है उस स्प्रिंट में आप क्या कंप्लीट करोगे, ठीक है।